Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is दया पंवार. फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस YouTube चैनल डीपी गाइड के माध्यम से हम लोग आप लोगों तक कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड लेकर के आते हैं और कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस यहाँ पर बनाते हैं. एंड हाल ही में मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है दैट इज रिलेटेड टू जवाहर नवोदय विद्यालय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय एंड सैनिक स्कूल. इसका जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एडमिशन का, उससे रिलेटेड मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की है. एंड रिसेंटली उसी में मैंने अभी जवाहर नवोदय का 2020 का एक प्रैक्टिस सेट यानी कि जो पेपर हुआ था एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इससे पहले भी मैंने 4-5 वीडियो अभी तक अपलोड की है. एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग अभी तक इससे पहले वीडियोस जिन्होंने अभी तक नहीं देखी और ये आज पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब आवर चैनल. और जितने भी आपके रिलेशंस में कोई हैं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी हैं आपके टच में और जिनका इससे संबंध है, जो अपने बच्चे का एडमिशन क्लास 6 में इन तीनों चारों स्कूल्स में करवाना चाहते हैं, वो प्लीज़ उनको हमसे जोड़ने की कोशिश करें इस चैनल के माध्यम से. और मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, तभी मैं कंटिन्यू इसको आगे कर पा रहा हूँ. क्योंकि रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि हम क्यों बना रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं. लेकिन मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और स्पेशली जो रिमोट एरियाज में हैं वो जरूर इससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि मैक्सिमम लोगों तक ये इसका बेनिफिट पहुंच सके. और आप लोगों में से केवल ऐसा नहीं है कि जो वहीं पे हैं, रिमोट एरियाज में हैं, वही इसको देख सकते हैं. जो भी लोग, चाहे कोचिंग लगी हो, किसी कहीं भी हो, उनका प्रैक्टिस ही होगी इससे. एंड दे कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जामिनेशन. एंड होप आप लोगों में से इस वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इसको आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा. और आप लोग अगर इस चैनल के माध्यम से इसको पढ़ के अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों का कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि कई बार बच्चों का 1 मार्क से 2, 3, 4 मार्क से ही सिलेक्शन रुक जाता है. और अगर कुछ लोगों का ही हर साल कुछ एडमिशन होता जाए तो भी हमें खुशी होगी. और उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे चैनल से एंड फ्यूचर में भी आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का फिर से एक न्यू वीडियो ये स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपको मालूम है, रिसेंटली हमने 2020 का पेपर प्रैक्टिस सेट हम अभी लगा रहे हैं. एंड आपको पहले भी बताया है कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. पहले मैथमेटिक्स एक सेक्शन रहा, दूसरा आपका इंग्लिश हो गया, तीसरा आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है इसमें. तो इन तीनों सेक्शंस में से हमने अभी शुरू के 1-2 वीडियोज में रीजनिंग के सेक्शन, जो रीजनिंग का जो सेक्शन था 40 क्वेश्चंस, वो हमने फर्स्ट 2 वीडियो में हमने सॉल्व करने की कोशिश की. एंड इससे पहले जो रिसेंटली अभी एक वीडियो जो मैंने अपलोड की, उसमें हमने लैंग्वेज सेक्शन को कवर किया, इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ लास्ट सेक्शन जो इस पेपर का बचता है दैट इज मैथमेटिक्स. ओके, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो जवाहर नवोदय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हो गया एंड एकलव्य या आपका सैनिक स्कूल, जिसके लिए मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, वही इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं. बल्कि जो 6th, 7th क्लास, 8th के बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं. एंड RIMC का भी एक एग्जाम होता है, वो बच्चे भी जो पोर्शन यहाँ वहां भी आता है और यहाँ भी है कॉमन सेक्शन, क्योंकि वहां भी मैथ्स, इंग्लिश एंड GK वहां भी आता है RIMC में. तो एटलीस्ट मैथ्स और इंग्लिश तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं मालूम है, एंट्रेंस में जो है अगर आप वहां 8th क्लास के लिए एग्जाम होता है तो वहां पे भी ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए. और इनमें से भी मैक्सिमम 50% तो यही कंसेप्ट पूछा जाता है जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल होता है एग्जाम का, तो आपको ये आना चाहिए. तो RIMC के जो बच्चे हैं दे कैन ऑल्सो फॉलो इट. एंड उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ इसको जरूर देखिएगा. एंड उसमें मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा उसमें स्कोप है RIMC में, जो उसका एंट्रेंस होता है. एंड मैथमेटिक्स के उसमें लगभग ये मान के चलो तो मुझे लगता है कि 200 के आसपास उसका जो पैटर्न है, उसका जो
टोटल नंबर ऑफ 200 मार्क्स का शायद आता है, 30 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन 200 मार्क्स का, हर क्वेश्चंस का जो है मार्क्स ज्यादा होते हैं पर क्वेश्चन, तो समझ लो उसमें मैथमेटिक्स ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है RIMC में। तो वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही है। आप 7 पास हुए हैं, 8th का एग्जाम दे रहे हैं तो 6 तक आपको आना चाहिए, इसमें भी 5th 6 तक का स्टैंडर्ड रहता है। तो वो लोग भी खास तौर पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैथ्स तो वो देख ही सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है, आपका एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, तभी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। मैं इसी पे समझाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड पे थोड़ा टफ हो रहा था क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कैसे दिखाऊं, फिर टाइम भी ज्यादा है, दैट इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग, तो मुझे लगा इस पे ये बेहतर है कि आप इस पे अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि बोर्ड पे फिर कई बार साफ दिखता नहीं है तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के अप टू 60, इसमें जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिक्स के हैं, तो उसको हम पहले कवर करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये 41 से लेकर के 60 तक ये 20 क्वेश्चंस जो है 2020 JNV का जो एग्जाम था ये पूछे गए थे। एंड आपको ये आज का जो वीडियो है या आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में साथ में, जैसे मैंने इंग्लिश के सेक्शन में कहा था कि एक नोट्स बनाते जाएं, सिमिलरली हियर आपको भी यहाँ मैथ्स का स्टार्ट करने से पहले साथ में अपनी एटलीस्ट एक रफ नोटबुक साथ में रहनी चाहिए आपकी, तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी, आपको साथ के साथ जो है थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना होगा क्योंकि मैं यहाँ से समझाता जाऊंगा, बट आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते जाइएगा कि इसका आंसर यही है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना डीप तो नहीं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई या डिवीजन में आपको एक एक चीज समझाऊंगा क्योंकि तो क्लास 2 और 3rd में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है कैसे डिवीजन होता है तो आपको मालूम ही है, ठीक है, कंसेप्ट में समझाऊंगा। एंड उसका जो बारीक जो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है वो आप साथ में साइड बाय साइड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 41 जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहां मैं बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई जो नंबर है, अगर हम 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 7 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर, कोई एक नंबर है जिसमें 7 डिजिट है पर वो सबसे बड़ा 7 डिजिट का जो नंबर है वो, और ऐसा ही एक दूसरा नंबर है वो 4 डिजिट का है लेकिन स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट के तो बहुत सारे नंबर हैं लेकिन सबसे छोटा 4 डिजिट का जो नंबर है, ठीक है, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे यानी कि 7 डिजिट ग्रेट सबसे बड़ा जो 7 डिजिट का नंबर है उसमें से जो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है उसको अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उनका डिफरेंस कितना रहेगा। सो बच्चों रफ नोटबुक जैसे मैंने आपको बोली थी साथ में रखो। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस लेवल में, एंड ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डीप कंसेप्ट इसका पता हो कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या कहा कि ग्रेटेस्ट, सबसे पहले हम सबसे बड़ा 7 डिजिट का एक नंबर लिखेंगे, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल दिमाग में ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं और उसको नोट भी करते जाना। अगर एग्जाम में आया कि ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई, कितने भी डिजिट का वो पूछे कि सबसे बड़ा नंबर अगर पूछे, तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं एक डिजिट का यानी कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 1 डिजिट कौन सा होता है, या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 to 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक एक ही नंबर है, डिजिट समझ में आ गया ना, क्योंकि 9 ओनली सिंगल डिजिट है। जैसे ही 10 होता है तो 10 किससे मिलके बना है, 1 और 0 से, तो 2 डिजिट हो गए उसके बाद, ठीक है, 1 एक हो गया, एक 0 हो गया, तो 1 0। 10 में कैसे लिखते हैं हम, 1 एंड 0, तो 2 डिजिट हो गया। लेकिन 1 डिजिट कौन से है, जो 10 से नीचे वाले सारे 1 डिजिट है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 1 डिजिट का, 9। ऐसे ही
जब हम टू डिजिट में हमने एंट्री मार ली, टू डिजिट मतलब 110 यानी कि 10, हम 10 से ऊपर 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू कब तक, कहां तक, 99 तक। उसमें दो ही डिजिट है ना सब में, 99 भी 99, दो बार 9 आया तो 2 डिजिट हो गया। जैसे 100 में हम एंट्री मारेंगे तो कैसे लिखते हैं 100, 1 फिर 0 फिर 0, कितने हैं टोटल, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 0, ये 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट शुरू हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कोई से भी नंबर का जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती है तो सबसे बड़ा 9 से आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले 9 आया, 199 आया 2 डिजिट का, ठीक है, ऐसे 3 डिजिट का 999। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट नंबर कितने भी डिजिट का पूछे तो आपको 9 से शुरू, 999 लिखते जाने हैं उतनी बार जितने डिजिट बोले हैं। तो यहाँ पे कितने डिजिट बोले हैं, 7 डिजिट, तो 7 टाइम आपको 9 लिखना है, 9999999, इस तरीके से 7 टाइम्स, ठीक है। वो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, इसको पहले रफ में आप लिख लेंगे, क्लियर। माइनस, इसने डिफरेंस पूछा है ना, माइनस, इसमें से किसको घटाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट का नंबर इसमें से घटाना है, लेकिन 4 डिजिट का कौन सा होना चाहिए, ऊपर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई, बड़े नंबर, बड़े डिजिट की बात, बड़े नंबर की बात हुई, यहाँ पे कौन सा है, सबसे छोटा, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब जब आप 4 डिजिट, कोई सा भी डिजिट का, अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे छोटा कैसे लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर समझा कि सबसे बड़ा कैसे लिखते हैं, 9 से लिखते हैं, और जितनी बार बोला है जितने डिजिट, ऊपर हमने 7 डिजिट का बोला था, 9 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो हमने 9 को लिखा 7 टाइम, ठीक है। अगर ऐसे ही 8 डिजिट का भी बोलेंगे तो क्या, 9 को लिखेंगे 8 टाइम। अगर बोला कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा, तो 9 को लिखेंगे 6 टाइम। अगर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 9 को लिखेंगे 5 टाइम, ऐसे ही आपको आना चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 को 7 टाइम, माइनस, अब लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर मैं एक आपसे पूछूं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो मैंने क्या कहा था, 2 डिजिट कहां से शुरू हुआ, 1 से 9 तो एक डिजिट हो गया, 2 डिजिट कहां से शुरू हुआ, 1 और 0, यानी कि 10 से, 1 एंड 0, ठीक है, 1 एंड 0, ये क्या था, 2 डिजिट नंबर। जब हम 3 डिजिट की बात करेंगे, 3 डिजिट मैंने कहां से कहा था, कहां से शुरू हुआ, 99 के बाद, जब 100 आया तो 1 0 0, ये 3 डिजिट हो गया। जब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो 1 0 0 0। जब 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम, 1 0 0 0 0 5 टाइम, ठीक है, 5 डिजिट हो गया ना, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद 4 0 लगा दी। तो यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, इससे ये समझ में आया कि जैसे ऊपर ग्रेटेस्ट नंबर में हमने लिखा था कि 9 को उतनी बार लिखेंगे वो ग्रेटेस्ट बनेगा, और जब स्मॉलेस्ट की बात होगी तो हमने सबसे पहले तो 1 लगाना है, ठीक है, और जितने उसके डिजिट बोले हैं कि जितने डिजिट का वो है तो उतने डिजिट पूरे बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 तो आ गया, अब हमें 4 डिजिट बोले यहाँ पे, तो एक डिजिट तो आ गया जिसमें हमने 1 लिखा शुरू में, उसके बाद अब 4 डिजिट कौन से होंगे, ये तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने बचेंगे उसमें 0 लिखेंगे, 0 0 0, तो यानी कि 4 आ गए, 4 1 0 0 0, ये 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या होगा, 3 उंगलियां पहले खड़ी करो, हो गया, तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 0 0, वो 3 डिजिट का हो गया। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे पहले हाथ ऐसी उंगली करो, 5 हो गए, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसमें सब 0 0 0। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41, कैसे सॉल्व हुआ है देखो। ये देखो, द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, जैसे मैंने कहा था कि 9 को लिखेंगे 7 टाइम, ये लिखा 9 9 9 9 9 9 9 आ गया। और द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या कहा था मैंने, 4 डिजिट होंगे, जैसे 1 2 3 4, लेकिन स्मॉलेस्ट है तो उसमें कैसे लेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद उतनी 0 लगा देंगे ताकि उसको 4 डिजिट बन जाए, बन गए 4 डिजिट, एक तो एक में तो 1 आ गया, उसके 3 0, 3 और 1 4, यानी कि 4 डिजिट बन गए, ठीक है। नाउ पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा गया था अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब आप रफ में साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो इसने यहाँ तो कर दिया 9 9 9 9 9 9 9 9 7 डिजिट माइनस
4 डिजिट स्मॉलेस्ट 1 0 0 0 0 0, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर हमारा आया 9998999, 3 टाइम्स 9 8999. So answer will be D. This is our correct answer. D. This one. ठीक है, so answer is D. यहाँ तो सॉल्व भी किया हुआ है बट फिर भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये डी आंसर है. ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा. मैं बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है. समझ में आ गया एक बार तब इस टाइप के कितना भी क्वेश्चन आए सब इजीली सॉल्व कर सकते हो. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो. What will be the difference between the greatest 6-digit number and the greatest 5-digit number? सेम क्वेश्चन आ गया फिर से. कंसेप्ट मैंने समझा दिया, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. क्या कहा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इसमें यहां भी डिफरेंस पूछा है. किसमें? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. दोनों ग्रेटेस्ट नंबर है और दोनों का डिफरेंस पूछा है. तो मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं? सब में 9 9, तो सबसे कितने डिजिट का? 6 डिजिट का. तो 6 टाइम 9 लिखो माइनस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और 5 टाइम 9 लिखो. तो दोनों को डिफरेंस करेंगे, वो हमारा आंसर होगा. आप देखो यहाँ पे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 6 टाइम 9, देखो 999999, 6 टाइम आ गया. द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिर से 5 ग्रेटेस्ट ही पूछा है 5 डिजिट, अब 5 टाइम 9 99999. दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आएगा 900000. सो आंसर विल बी डी. इसका आंसर भी यही है, डी. ठीक है, सो 2 क्वेश्चन आपके हो गए. टू क्वेश्चन हमारे हो गए. नेक्स्ट पे आएंगे, वो 42 भी हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25. अब देखो कुछ नहीं दिया, एक्सप्रेशंस दिए हैं उसमें, जैसे 50 माइनस ब्रैकेट में 100 डिवीजन 4 डिवाइड बाय 4. इसको आपको सॉल्व करना है. बुक नोटबुक आपके साथ में है, इसको हम ध्यान से करेंगे. नेक्स्ट में बी में दिया है 20 प्लस ब्रैकेट में 20 डिवीजन डिवाइड बाय 4. थर्ड में दिया है 10 प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 माइनस 5. डी में दिया है 24 प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू 1. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसका आंसर 25 नहीं है. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इनमें से कौन से का आंसर 25 नहीं है. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं. एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो क्या होता है? आपने भी पढ़ा होगा, क्लास में भी आपको बताया होगा, बॉड मास. BODMAS, BODMAS. जिसको नहीं मालूम है वो रफ में लिख लेंगे. बॉड मास मतलब B मतलब ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लीकेशन, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन. तो ये फॉर्मूला इसमें फॉलो करते हैं कि इस सीक्वेंस में हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, सो देखते हैं अगर इसमें कहीं ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे. जैसे अगर हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले बॉड मास में B आया ब्रैकेट, यानी कि A ब्रैकेट को लेंगे, इसके अंदर का हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद ऑफ कोई आया है, यानी कि जैसे आता है ना 3 ऑफ इतने परसेंट, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद डिवीजन, ये डिवाइड वाला लगाते हैं. उसके बाद मल्टीप्लीकेशन अगर कहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं. उसके बाद एडिशन नहीं है तो कोई बात नहीं. उसके बाद माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन. ठीक है, क्लियर. अब इसको एक एक को सॉल्व करते जाओ, देखो कौन सा इसमें से है जिसका आंसर 25 नहीं आ रहा है. इसमें सीधा देखने को मिल रहा है कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं. तो यहाँ डायरेक्ट देखो, अगर लास्ट का जो इजी है उसको देखो, 24 प्लस, यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या, सबसे पहले हम ब्रैकेट शुरू करेंगे. ब्रैकेट के अंदर का बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 इंटू 1, 2 1 जा 1, यानी कि 2 एकम 2, हिंदी में समझा रहा हूँ. तो 20 फिर जोड़ दो इसमें 24 में, 24 प्लस 2 कितना हुआ, 26. तो यहीं पे क्या हुआ, ये 25 के बराबर नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर इसका डी. और नहीं तो आप चाहो तो एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हो और सबके आंसर चेक कर सकते हो कि क्या आ रहे हैं. देखो यहाँ पे पहले ए ऑप्शन को सॉल्व किया यहाँ पे इसने,
50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4, तो क्या है 100 को सबसे पहले डिवीजन लेंगे, 100 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, कितना आया 25 चौक 100, तो यानी कि 25 4 जा 100, तो 25 आया, 50 में से 25 गया तो आंसर क्या है 25। वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 25 नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो 25 आ गया, तो यानी ये भी आंसर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन लिया इसने 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 4, ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, 4 से 20 को डिवाइड किया तो कितना है 5 को 20 में ऐड कर दिया 25, इसका आंसर भी 25 आया, तो ये भी आंसर नहीं है। सी 10 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 5, तो पहले मैंने क्या कहा बॉड मास में बी आता है पहले, तो ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, ये ऐसे रहने दिया 10 प्लस ब्रैकेट का सॉल्व किया 10 प्लस इसको सॉल्व किया 10 माइनस 5 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25, इसका आंसर भी 25 आ गया। अब ऑप्शन सी डी लास्ट जो हमने उधर भी देखा था पहले क्वेश्चन में, देखो यहाँ 24 प्लस ब्रैकेट में क्या है 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, सबसे पहले बॉड मास में क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट देखो क्या है 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, अब सॉल्व करेंगे आगे 24 प्लस 2 कितना है 26, तो 26 इज नॉट इक्वल टू 25। यही क्वेश्चन में पूछा था कि जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनको सबको आप सॉल्व कीजिए, इनमें से किसका आंसर 25 नहीं आता, तो इसका आंसर 25 नहीं आया, तो आंसर कौन सा डी, इसका आंसर 25 नहीं आया, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द वैल्यू ऑफ x which makes the following statement true is, अब ये क्या कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में जो पूरा दिया है 3n 7/11 इंटू 11/5 ब्रैकेट क्लोज डिवीजन 3/7 इंटू x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4/3, ये कह रहा है कि इसमें x की क्या वैल्यू हो रखें कि आंसर आपका 4/3 आ जाए, यानी कि इसमें x की कौन सी वैल्यू इन चारों में से, या ये होगी x की वैल्यू, या ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, ए बी सी डी में से। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आंसर, किसका आंसर 4/3 आता है। तो बच्चों इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर या तो आप इसको एक्सप्रेशन को बॉड मास से आप सॉल्व करने की कोशिश करो पूरा, और लास्ट में x इक्वल टू जो आएगा वो चेक करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, आपको मालूम है इन चारों में से ही आंसर होना है, या दूसरा तरीका ये है कि इन एक एक ऑप्शंस को यहाँ रखते जाओ और जिसका आंसर 4/3 आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो नहीं होगा वो हटाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करो, लेकिन हम क्या है, हम मान लो आंसर नहीं दिए हुए हैं तो हम खुद सॉल्व करने करके कोशिश करेंगे x की वैल्यू कितनी होगी। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 3n 7/11 इंटू 11/5 डिवीजन 3/7 इंटू x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4/3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सेम जो मैंने फॉर्मूला बताया था बॉड मास BODMAS, वो दिमाग में रखेंगे हमेशा, मैथ्स लगा रहे तो बॉड मास कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5th क्लास के बच्चों को इतना नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, बॉड मास मींस ब्रैकेट, स्टार्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पहले पकड़ा, इसको पहले एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर अगला ब्रैकेट पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो 3n 7/11, हिंदी में 3 सही 7/11, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम होता है कि पहले जो डिनोमिनेटर है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई 3 में, 11 या 33, इंग्लिश में 11 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 11 3 जा 33 प्लस 7, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ये पढ़ा होगा आपने सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, तो इसको सॉल्व करो कितना हुआ 11 3 जा 33 प्लस 7 40 डिवाइड बाई 11 40 अपॉन 11, तो इसको सॉल्व करके क्या है 40 अपॉन 11 इंटू ये ऐसे ही एज इट इज 11/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड। अब अगला ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू एक्स क्या आएगा 3x डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये एज इट इज, राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहने देंगे, अभी हम लेफ्ट सॉल्व करेंगे, राइट को छेड़ेंगे भी नहीं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को, फिर से ब्रैकेट पकड़ा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो 11 से 11 कट हो गया बच्चों, देखो 11 ऊपर है नीचे कट। अब क्या है 5 से 40 को डिवाइड करो, 5 8 जा 40, तो कितने बार हुआ 8 टाइम्स, आंसर भी यहाँ नीचे आया 8, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 8 आया। नाउ डिवाइड बाई 3x अपॉन 7, ये आपने पढ़ा होगा जब आप सॉल्व करते हो एक फ्रैक्शन में, अगर ऐसा आता है कि
समथिंग अपॉन, नीचे भी फ्रैक्शन वाला है, यानी कि x अपॉन अगर z बाई ए आया या x अपॉन x डिवाइड बाई a बाई बी अगर आता है तो क्या होता है, नीचे की वो संख्या पलट जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू बी बाई ए, ठीक है, पलट देते हैं उसको। सेम यहां करेंगे, यहां क्या था, इसका आंसर तो 8 आया था, डिवाइड कर रहे हैं दिस, यानी कि 8 बाय 8 को डिवाइड करेंगे किससे, जो ये फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन आ गया तो मैंने क्या कहा था, सीधा 8 के बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे इसको और इसको उलट देंगे, उलट के क्या हो गया, उल्टा कर देंगे तो क्या आ गया 7/3x। ये ध्यान रखना, अगर दो फ्रैक्शन एक साथ आए तो, या समथिंग अपॉन नीचे भी फ्रैक्शन आया तो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू ये क्या आ गया, इसको ये डिवीजन का था ना, डिवीजन में फिर 3x, फिर डिवीजन 7 डिवाइड बाई 7, यानी कि यहाँ 8 डिवाइड बाई फिर से 3x डिवाइड बाई 7, जब ऐसा आएगा तो क्या लिखेंगे, 8 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा इंटू, और ये पलट देंगे 7/x, ये ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में सेम। अब इसको सॉल्व करो, इसमें देखो बच्चों, ऊपर तो कितना आ गया 8 इंटू 7, नीचे कितना है 3x इक्वल टू 4/3। ये आपको क्लास में भी पढ़ाया होगा, फोर्थ में, थर्ड में, क्या अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी रहा, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, यहाँ क्या बना था हमारा 8 इंटू 7/3x इक्वल टू 4, तो क्रॉस मतलब नीचे की ऊपर मल्टीप्लाई और अगले साइड में ऐसे x बना दो, ऐसे जैसे है ना x, तिरछी गुणा, जी हिंदी में बोलते हैं तिरछी गुणा, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसकी इसके साथ गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस 3 की ऊपर इस इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 4 क्या आ गया, 3x इंटू 4 ऊपर 3x इंटू 4 क्या आया, 3 4 जा 12x, 3x इंटू 4 यानी कि 12x, एक साइड आ गया इक्वल टू, अब इस साइड इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, इस साइड की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 8 इंटू 7 इंटू 3, 8 इंटू 7 इंटू 3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें तो वैल्यू x की निकालनी है, तो हम लेफ्ट में जब भी ऐसा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो कोशिश ये करते हैं कि सबको राइट हैंड साइड में भगाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट में केवल वही रखेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की, तो यहाँ क्या रहेगा, अब x इक्वल टू क्या था, एज इट इज जो इक्वल टू के बाद था वो पूरा लिख लिया, पहले लिख लिया आपने, इक्वल टू के बाद ऊपर वाला ऊपर, ठीक है। एंड यहां भी वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x के x इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 3, ये एज इट इज लिख लिया। अब क्या बचा 12, 12 को भगाना है उधर, 12 यहाँ x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, 12 इंटू एक्स है, 12 इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा। ये भी ध्यान रखना कंसेप्ट, जब इक्वल टू से कोई चीज लेफ्ट से राइट जाती है, राइट से लेफ्ट आती है तो क्या होता है, अगर लेफ्ट में प्लस में है तो उसको हम राइट में भगाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगी, अगर लेफ्ट में कोई चीज माइनस में है तो राइट में भगाएंगे इक्वल टू के बाद तो प्लस में चली जाएगी, अगर लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट में डिवीजन में चली जाएगी, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगी, और अगर लेफ्ट में डिवाइड नीचे है डिवीजन में है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है तो उधर न्यूमरेटर में आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यानी कि माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में चली जाएगी, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 12 इंटू एक्स, तो यहाँ हमने केवल x रखा, 12 को भगाया, 12x के साथ किसमें था, मल्टीप्लाई में, 12 इंटू एक्स, तो इधर मल्टीप्लाई था तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवीजन में, नीचे चले गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आगे भी सॉल्व करने में आपको मदद करेगा ये। नाउ x इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 3/12, नाउ सॉल्व करो इसको, रफ नोटबुक आपके पास है, मल्टीप्लाई करो इसको सॉल्व, नहीं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो ऊपर 3 से हमने 12 को डिवाइड किया, क्या है 3 1 जा 3, नीचे आ गया 3 4 जा 12, 4 टाइम्स, फिर नीचे 4 बचा, 3 से 12 कटा, नीचे 4 टाइम्स, अब उस 4 से 8 को 4 2 जा 8, 2 आया, अब बचा क्या, एक 2 बचा, एक 7 बचा, तो 7 2 जा 14, आंसर विल बी 14, आंसर विल बी 14, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बेटा समझ में तभी आएगा अगर साथ में नोटबुक रखना, सो नोटबुक बहुत जरूरी है साथ में, क्योंकि कैलकुलेशन रहती है मैथ्स में, तो जब तक वो कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ HCF एंड LCM, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45,
60 एंड 75 इज, ये पूछ रहा है कि 45, 60 एंड 75 ये तीन नंबर्स दे दिए, इनका पहले आप एचसीएफ निकालिए और फिर एलसीएम निकालिए। जो एचसीएफ आएगा उसको एलसीएम में जोड़ देना है, मतलब इन दोनों का सम निकालना है। होप आपको क्लास में पढ़ाया होगा, आपको मालूम होगा कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, ये दोनों आपको मॉसअप और लॉसअप हिंदी में होता है, लॉसअप एंड महत्तम समापन तक पढ़ा होगा आपने, लॉसअप एंड मॉसअप दोनों पढ़ा होंगे, वो चीज यहाँ पे है। अब एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़े होंगे, उतना डीप में जाने की बताने की कोशिश नहीं, फिर भी मैंने बता दिया आपको। इन तीनों नंबर का पहले एचसीएफ निकालना है, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। जो आंसर आएगा फिर मैच करना है एबीसीडी में से कौन सा है। ठीक है, तो साथ में आपकी नोटबुक है, जिनको निकालना आता है वो निकालना शुरू कर दें, जिनको नहीं आता है मैं बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ देखो जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, सबसे पहले एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बेटा सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले क्या निकालने हैं आपको, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स किनको बोलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, वो नंबर्स जो सिवाय खुद के और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर जो सिवाय खुद के और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, मतलब 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के। ठीक है, तो हम ऐसे मल्टीप्लायर उसके निकालने की कोशिश करेंगे, उसके टुकड़े करने की कोशिश करेंगे प्राइम फैक्टर के थ्रू। तो सबसे पहले 45 को ब्रेक करो, 45 के टुकड़े करो। कैसे करेंगे इसको, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन बोलते हैं उसको, गुणनखंड, उसमें पढ़ा होगा आपने, गुणनखंड पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करो 45 के, और किससे, जैसे प्राइम नंबर कौन सा हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 2 किससे डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के और खुद से, 3 किससे डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के और 3 के। उसके बाद 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 5 होगा, 5 खुद से डिवाइड होता है या 1 से। उसके बाद 6 नहीं होगा, 6 तो 3 से डिवाइड हो गया, 2 से भी होगा तो 6 नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा, 7। तो ऐसे जो नंबर हैं ये 2 3 5 7 11 13 17, ये नंबर कोशिश करना है इसके फैक्टराइजेशन निकालने के। तो 3 से शुरू करो, 45 4 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से तो क्या आए, 45 के जब हमने फैक्टर किया तो क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। क्लियर, आगे इसके फैक्टर कर दिए, क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही 60 के फैक्टर करो। 60 को चूंकि सम नंबर है तो 2 से शुरू हो सकता है, तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। क्लियर, नेक्स्ट 75 ऑड नंबर है तो 2 से नहीं हुआ, 3 से शुरू करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों, ये आपने क्लास में भी पढ़े होंगे, यहां मैंने फिर से समझा दिया। नाउ फैक्टर तो हमने कर दिए, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स तो हमने कर दिए प्राइम नंबर से, बट अब निकालना है एचसीएफ। आपको पता होना चाहिए एचसीएफ कैसे निकलता है। अब अगर मैं यहां कहूं एचसीएफ कैसे निकलता है, जिसको पता है उसने निकाल दिया होगा, जिसको नहीं मालूम है उसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको क्या लेना है बेटा, इसमें तीनों फैक्टर, जैसे 45 का जो फैक्टर किया ये, 60 के फैक्टर किए ये, 70 के फैक्टर किए ये, जो भी फैक्टर्स आए उसमें हमने देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो फैक्टर है जो तीनों में है। तो देखो एक तो ये 3 है, इसमें 3 है, यस यहां भी 3 है, 3 है, यस यहां भी 3 है, यानी कि एक तो 3 है, पक्का आंसर एक तो 3 होगा। तो 3 हुआ, 3 हमने लिख लिया यहाँ पे, इनटू। अब दूसरा ढूंढो, यहाँ पे देखो 2 तो है नहीं, हालांकि 2 यहां भी था यहां भी नहीं है, तो 2 तो हम नहीं लेंगे कॉमन, मतलब जो तीनों में आया हो। तो एक तो 3 आया था, इनटू दूसरा क्या है, देखो 5 यहाँ है, यस, आगे है 5, यस, आगे है 5, यस, मिल गया। तो यानी कि तीनों में कौन सा कॉमन है, एक 3 था एक 5 था, तो 3 इंटू 5 ये एचसीएफ हो गया, यानी कि 3 5 जा 15, यानी कि 15 इसका एचसीएफ हो गया। ऐसे एचसीएफ निकलता है। नेक्स्ट अब बात आई एलसीएम की। एलसीएम में हम कोशिश करते हैं क्या, एलसीएम में ये ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं कि तीनों में जो नंबर आया होगा, पहले तो देखेंगे जो भी नंबर, अगर इसमें क्या क्या नंबर है तीनों में, एक तो कहीं 2 दिख रहा है, कहीं 3 दिख रहा है, कहीं 5 दिख रहा है, लेकिन एलसीएम ऊपर एचसीएम में हमने केवल कौन सा लिया, जो तीनों में कॉमन था। यहां वैसा नहीं है, जरूरी नहीं हो तीनों में हो, लेकिन मैक्सिमम पावर लेंगे। जैसे 3 यहां कितनी बार आया है, 2 बार यहां आया है,
इसमें एक ही बार आया है, इसमें 3 एक ही बार आया है, तो 3 सबसे ज्यादा कहाँ आया है? इसमें, तो इसको उठाएंगे, तो यानी कि 3 इंटू 3, तो उसको लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 2 की बात करेंगे, इसमें और दो है। 2 यहाँ तो एक बार भी नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ 2 कितने बार है? 2 टाइम, 2 इंटू 2। यहाँ 2 कितने बार है? कितनी बार नहीं, तो मैक्सिमम 2 कितनी बार आया है? 2 इंटू 2, उसको लिखेंगे 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया। अब हम क्या है इसमें नेक्स्ट 5। 5 यहाँ देखो, जब हम 45 की बात कर रहे हैं, 45 में फैक्टर में 5 एक बार आया है, 60 में 5 भी एक बार आया है, लेकिन 75 में 2 बार आया है। तो मैक्सिमम किस में? ज्यादा वाला लेंगे। 75 में कितने बार आया है? 5 इंटू 5, उसको लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा, अगर ऐसे करोगे 2 टू जा 4, 4 3 जा निकालेंगे, फिर उतने उसका 3 जा करेंगे, फिर उसका 5 इंटू 5, तो ऐसे टाइम लग जाता है। आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, वेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्मार्ट वे से करने की कोशिश करना। इसका एक तरीका तो सीधा सीधा तो सब कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 इंटू 3 12 आ गया, 12 इंटू 3 36, फिर 36 इंटू 5, फिर उतने इंटू 5, तो ये करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको शॉर्ट वे में कैसे कोशिश करना, हमेशा ये कोशिश करना कि 10 का कहीं मल्टीप्लाई आ जाए, कैसे ना कैसे 10 बन जाए, क्योंकि 10 का हम किसी में मल्टीप्लाई करते हैं उस तो पीछे एक जीरो लग जाती है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 2 जीरो लग जाएंगी। तो कोशिश करो या वैसे बनेंगे। तो अगर हम पहला 2 और लास्ट का 5 पकड़े तो क्या होगा? 5 टू जा 10, एक दूसरा पकड़े 5 और 2, यहाँ भी 5 टू जा 10, तो 10 इंटू 10 100, 100 सीधा सीधा हो गया, और 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 100, 9 इंटू 100, 100 में कितनी जीरो है? 2, तो सीधा 9 में 2 जीरो लग जाएंगे, तो 900। ठीक है, ये इजी वे है। नाउ एलसीएम आया 900, एचसीएफ आया 15, दोनों का सम निकालना है, दोनों को जोड़ दो, 15 प्लस 900 इक्वल टू 915। सो आंसर विल बी 915। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका 915 ये तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे आंसर करेंगे दिस वन, इसको आंसर मार्क कर दो, वैसे तो ऑप्शन उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है? तो सीधा सीधा है, कैलकुलेशन क्या है? 3 डिवाइड बाई 8, 3 बाई 8 डिवीजन ब्रैकेट में 5 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 बाई 8 इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करो, इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ये यहाँ पे कैसे सॉल्व किया? 3 बाई 8 एज इट इज, मैंने क्या बॉड मास फिर से यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ये वाला पकड़ेंगे, बाकी सब वैसे रहने देंगे। 3 बाई 8 ऐसे रहने दिया, डिवाइड भी ऐसे ही, इधर का भी प्लस 5 बाई 8 ये भी ऐसे रहने दिया। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया? 5 बाई 3 माइनस 1 बाई 6, आपको मालूम होगा, पढ़ाया होगा एलसीएम, जैसे अभी पढ़ा हमने पीछे। इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? बड़ा नंबर कौन सा है? 6, इससे डिवाइड हो रहा है 3 से, यस 3 टू जा 6, तो यानी कि एलसीएम आया 6, नीचे आया 6। यहाँ कितने से 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई लगेगा? 3 में 2 का, 3 टू जा 6, 2 का मल्टीप्लाई किया, उसी से ऊपर करो, 5 टू जा 10, तो यहाँ आया 10 माइनस, यहाँ 6 को 6 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है? 1, जरूरत ही नहीं है, 1 ही है, 6 1 जा 6, तो ऊपर भी 1 से 1 1 जा 1, तो क्या है 10 माइनस 1। अब ये बन गया। अब अगली लाइन में आओ, ये एज इट इज फिर से बॉड मास, इसको एज इट इज रखा, इसको सॉल्व करो, 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 6। ठीक है, क्या आया? 3 बाई 8 डिवाइड बाई 9 अपॉन 6। अभी मैंने क्या इससे पहले पढ़ाया था आपको, फिर से आ गया है, a बाई बी फिर से डिवाइड c बाई डी, यानी कि ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो डिवाइड को चेंज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर एज इट इज रखो, तो 3 बाई 8 एज इट इज लिख दिया, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पलट दिया। ये क्या था ऊपर? 9 बाई 6, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 6 बाई 9। क्लियर? होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस 5 बाई 8 एज इट इज। नाउ अब सॉल्व करो आगे, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको पहले शुरू का सॉल्व करो, बॉड मास फिर से इनटू और प्लस में किसको पहले सॉल्व करोगे? बॉड मास m, मल्टीप्लाई पहले आया था, फिर माइनस, फिर डिवीजन, मास था ना, एडिशन बाद में था, मास m में आया था ना, तो पहले मल्टीप्लाई, फिर बॉड मास में ब्रैकेट नहीं है वो सॉल्व हो गया, ऑफ नहीं है, फिर डी डिवीजन नहीं है, अब क्या है? मास m, तो पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद a, तब एडिशन करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे बॉड मास के थ्रू। सॉल्व करो, सॉल्व करो बच्चों, कैसे आएगा? 3 से देखो डिवाइड करो 9 को, 3 3 जा 9, 3 आ गया नीचे, फिर उस 3 से 6 को, 3 2 जा 6, ऊपर 2, फिर से बता रहा हूं, 3 से 9 को डिवाइड किया ऊपर से नीचे की तरफ, तो 3 से 9 3 टाइम कट गया, 3 3 जा 9, नीचे बच गया 3, फिर उस 3 से 6 को, 3 2 जा 6 2, तो क्या बच गया? ऊपर 2 नीचे 8, उस 2 से 8 को 2 4 जा 8, यानी कि ऊपर 1 नीचे 4, तो आंसर आया 1, यहाँ आया 1/4।
प्लस 5/8 एज इट इज था। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो, जैसे ऊपर हमने इसका एलसीएम लिया था दोनों का। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 8। क्या 8 से 8 1 जा 8 हो रहा है? 4 से 8 कट रहा है? यस। तो एलसीएम आ गया 8। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 4 2 जा 8, तो उसी से ऊपर भी करेंगे। नीचे 4 में किसका मल्टीप्लाई करना कि 8 आए? 2 का। 4 2 जा 8, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस यहां देखो 8 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आए, एलसीएम 8 लिया ना, तो 8 1 जा 1 का, तो ऊपर भी 1 का, 5 1 जा 5, तो 7 + 2 5 + 2 कितना है? 7 / 8। आंसर इज 7/8। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट, जिसने भी नोटबुक साथ में रखी होगी उसको पक्का समझ में आ रहा होगा। बिना नोटबुक के जो बच्चा बैठा होगा उसको हवा हवा में चल रहा होगा, या तो उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, तभी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है? इफ 15 - 15 / 15 × 6 = x, then the value of x is, कुछ नहीं करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऑलरेडी एक साइड है, x दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं, लगाओ बोर्ड मास, फटाफट शुरू करो नोटबुक पे अपने, बोर्ड मास शुरू करो। ये दिया एक्सप्रेशन, x की वैल्यू निकालनी है तो x एक तरफ, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड रखते हैं, या तो लेफ्ट में या राइट में, तो ऑलरेडी एक तरफ है, अकेला है राइट में, अकेला रखते हैं उसको। जब तक अकेला नहीं होता तब तक उसको बाकी चीजों को भगाते जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ऑलरेडी एक साइड है तो इसको भगाने की जरूरत ही नहीं है, x अकेला है, दूसरी साइड सॉल्व करो। लगाओ बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ओ ऑफ है नहीं, बोर्ड डी डिवीजन है यस, तो पहले डिवाइड करो, ये इसको सॉल्व करो, बाकी एज इट इज। तो 15 को ऐसे रहने दिया, माइनस 15 / 15, 15 1 जा 15, ये दिखा है 15 / 15 इंटू 6 एज इट इज। अगली लाइन में 15 से पहले सबसे पहले बोर्ड डी शुरू किया, डिवीजन 15 से 15 1, तो ऊपर क्या आया 1, फाइनली क्या बना यहाँ पे 15 माइनस ये हो गया 15 से 15 1, तो 1 × 6। अब इसमें बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, बोर्ड मास m है, यस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, ये एज इट इज 15 माइनस 6 1 जा 6। अब यहाँ कुछ नहीं, सीधा सीधा है 15 - 6, आंसर विल बी 9। होप समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, इसमें कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन है। 0.9 डिवाइड ब्रैकेट में 0.3 इंटू 0.3, इसको सॉल्व करो फिर से बच्चों। फिर से क्या करना है स्टूडेंट? बोर्ड मास, यस बोर्ड मास में ब्रैकेट है, यस ब्रैकेट है, कहां है ब्रैकेट? ये, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, क्या है 0.3 इंटू 0.3। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको मालूम है, पॉइंट्स में कैसे मल्टीप्लाई करने हैं इसको सीखो। कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले 0.9 तो एज इट इज लिखा, डिवीजन भी एज इट इज लिखा है, क्योंकि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होके ये आया, लेकिन ये कैसे आया देखो, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखना, जिसके पास नोटबुक है नोटबुक में सॉल्व करो। देखो इसमें भूल जाओ कि पॉइंट कहां लगा है, सबसे पहले नॉर्मल 3 और 3 का 0 को भूल जाओ, पॉइंट भी भूल जाओ, सबसे पहले 3 और 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या आया 3 3 जा 9, लिख दिया 9। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद यहां कितने डिजिट है 1, और पॉइंट के बाद अगले में कितने डिजिट है 1, दोनों कितने हो गए 1 और 1 2, तो यानी कि पॉइंट राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम लेफ्ट की तरफ, और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब राइट हैंड साइड से शुरू करो, तो क्या आया 9 था ना हमारा, तो 9 आया, तो दो डिजिट छोड़नी है, 9 के पहले भी नहीं आएगा, तब एक डिजिट और लेनी है, और तो यहाँ कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 अपेंड करेंगे, इसमें 0 इंसर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 9 और 0, 2 डिजिट पहला छोड़ दिया 9, दूसरा छोड़ दिया 0, फिर हमने उसके बाद पॉइंट लगा दिया। कैसे लगा फिर से बता रहा हूं, पहले डिजिट में राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, अगले में भी एक डिजिट 3 छोड़ के पॉइंट था, तो यानी कि 1 और 1 2 डिजिट, तो यहाँ पे राइट से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 9 छोड़ा, दूसरा फिर नहीं था तो 0 लगा दिया, 0 छोड़ा फिर पॉइंट लगा दिया, आंसर। अब अगली लाइन में अब क्या बना हमारा 0.9 डिवाइड बाई 0.09, 0.9 डिवाइड बाई 0.09। अब इसको भी फिर डिवीजन भी सिमिलरली सॉल्व होता है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया उसी का थोड़ा मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 2, ऊपर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, एक ही है 9, नीचे तो 2 है 0 और 9, और ऊपर कितना है 1 है, तो सबसे पहले कहां कमी है, बराबर बनाना है, नीचे 0 9 है ऊपर 9 ही है, तो अपनी तरफ से ऊपर और नीचे, ऊपर भी 2 डिजिट बनाने हैं, तो लास्ट में अपेंड करेंगे क्या 0, यहाँ लास्ट में होता है, मल्टीप्लाई में पहले किया था, डिवीजन में लास्ट में होता है, तो नीचे 2 डिजिट है ऊपर 1 ही डिजिट है, तो दोनों का पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट से
पॉइंट कट जाएगा और ऊपर भी उतने डिजिट बनाएंगे जितने नीचे कितने थे 2, तो ऊपर भी 2 बनाएंगे, जीरो एक जीरो लगा के, तो 9 और 0, 9 और 0, तो क्या बन गया 9 0। नीचे क्या बच गया 0 9 था, पॉइंट हट गया तो 0 9 और 9 एक ही बात है 9। अब 9 से 90 को डिवाइड करो, 9 10 जा 90, आंसर विल बी 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 9th क्वेश्चन करने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 9th। यानी कि नेक्स्ट ये दिस वन, ये देखो ध्यान से पढ़ो। इफ द नंबर b is 10% लेस देन अनदर नंबर c and c is 5% more than 150 then b is equal to, ये कह रहा है कोई नंबर जो b है वो 10% छोटा है किससे, किसी एक नंबर से, वो नंबर है c, और जो खुद c है वो 5% ज्यादा है किससे, 150 से। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे क्योंकि हमें b के बारे में पता नहीं, तो यहां से शुरू करेंगे जिसके बारे में वैल्यू दी, क्योंकि यहाँ तो अनदर नंबर c दे दिया, वैल्यू कहां फाइनल पता है यहाँ 150। ये किसकी है, ये कह रहा है यहां से शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है जो 10% छोटा है c से और c खुद 5% ज्यादा है 150 से, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ b। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। क्या बताया इसने जिसके बारे में मालूम था, हमें पता था कि c जो है वो 5% ज्यादा है 150 से, तो पहले यहां से शुरू करेंगे कि c कितना था, और जब c निकल जाएगा उससे 10% कम हम b को निकाल देंगे। ठीक है, तो 49 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 49, ये यहाँ पे 49। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो c है वो क्या था, जैसे मैंने बताया था शुरुआत राइट हैंड साइड से करेंगे, जो लास्ट से शुरू करेंगे, c बताया था उसने वो 150 से 5% ज्यादा है, तो 150 से 5% ज्यादा, तो पहले तो 150 है उससे ज्यादा है प्लस कितना ज्यादा है 5%, तो 150 का 5% 5% ऑफ 150 या 150 का 5% जब निकालेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई होता है दोनों का, 150 का 5% कैसे निकालेंगे, का की जगह गुणा आ जाएगा, या ऑफ लिखा 5% ऑफ 150 तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ 150 का 5 यानी 150 गुणा 5 और डिवाइड बाई 100। जब भी एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए कि a का 2% कितना होता है, तो क्या लिखेंगे a इंटू 2, सीधा मल्टीप्लाई लगा देंगे और डिवाइड बाई 100, यानी कि आपको दो काम करने, एक मल्टीप्लाई लगाना बीच में और डिवाइड करना है 100 से, चाहे किसी का भी कुछ परसेंट पूछा हो। तो जैसे यहाँ था 5% ऑफ 150 या 150 का 5%, तो का की जगह इंटू आ गया, तो क्या क्या 150 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो वैसे हम सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या थी कि जो c है वो 150 से 5% ज्यादा है, तो 150 तो है ही है, उससे कितना ज्यादा है, उसके खुद का 5%, तो खुद का 5% कैसे निकाले, 150 का 5%, 150 इंटू 5 बटे 100। अब सॉल्व करो, बॉड मास, फिर से बॉड मास लगाओ, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, बॉड m मास m तो है, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कैसे आएगा, 0 से 0 कट गया, ऊपर बचा 15 नीचे बचा 10, 5 से 10 को डिवाइड किया कितना है 2 टाइम्स, ऊपर बचा 15 नीचे 2, 2 को 2 से 15 डिवाइड किया तो कितना आया 2 7 जा 14.025 जा 10 यानी कि 7.5, तो क्या है आंसर 150 प्लस 7.5, अभी क्या आया 157.5, ये वैल्यू आई सी की। और क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि c तो 5% ज्यादा है 150 से, लेकिन हमें आंसर तो b का निकालना है, तो अभी तो हमने c निकाला। अब ये कह रहा है लेकिन जो b है वो c से 10% छोटा है, तो c तो निकल गया। अब हम उसका 10% कम करके जो आएगा आंसर वो आपका b होगा। ठीक है, वो b होगा। नाउ b इक्वल टू क्या बोला उसने, b कितना है 10% छोटा है c से, यानी कि 10% लेस देन c, तो सेम कंडीशन जैसे ऊपर तो ज्यादा था यहाँ कम है, तो जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, उसका 10% निकालेंगे और घटा देंगे, तो नंबर क्या था अब c 157.5 वो लिखा, ये उसमें से माइनस कम था, कम कितना उसका 10% इसी नंबर का, तो माइनस कर दिया और इसी नंबर का 10%, फिर मैंने कहा इस नंबर का 10% का आया बीच में या 10% ऑफ दिस नंबर, तो कहा कि क्या लगाना है आप लोग, केवल एक मल्टीप्लाई लगाना बीच में और एक डिवाइड कर देना 100 से, तो क्या आया फिर से
इससे जी 100 को 10 से डिवाइड किया है तो क्या है 10 10 जा 100, तो नीचे 10 आ गया और ये कट गया, नीचे 10 आया। अब उस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या कहा, जब नीचे एक जीरो है तो एक पॉइंट और बाई तरफ भागेगा, तो यहाँ कितना आएगा 15.75, तो 15.75 यानी कि 15.75 इधर का आंसर आया कैलकुलेशन करके, और ये ऑलरेडी हमारा था ही। ठीक है, तो क्या है 157.5 माइनस 15.75, माइनस करेंगे, आपके पास नोटबुक है, माइनस कीजिए, माइनस करके क्या है 141.75। और माइनस भी बेटा कैसे करेंगे ध्यान रखना, जब भी माइनस का क्वेश्चन आया पॉइंट्स में, तो पॉइंट कैसे माइनस करेंगे, पहले नंबर पूरा लिख दिया, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, पॉइंट के साथ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, और नीचे अगर दो पॉइंट के बाद कितने नंबर है जो माइनस करना है, 2 डिजिट, ऊपर कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 1, तो ऊपर दोनों में बराबर बनाने हैं, तो ऊपर भी पहले जीरो लगा देंगे पीछे। ठीक है, 5.50 यानी कि 157.50, तब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा एज इट इज जो आंसर आएगा। आंसर विल बी 141.75। सो आंसर इसका जो है दैट इज डी, आंसर डी आया 49 का, इसका जो आंसर है ये दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू, देखो जो मैं कंसेप्ट साथ के साथ पुराने क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, देखो यहाँ पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने अभी बताया था। अब देखो यहाँ मैं अभी बार बार आपको समझाते रहा कि 5% कैसे निकालते किसी नंबर का, 10% कैसे निकालते किसी नंबर का, तो कुछ नहीं करना होता, राइट हैंड साइड से चलना होता है इसमें। तो यहां से चलेंगे, पहले लिखेंगे 5% ऑफ 10% ऑफ 175, तो यहां से यहां से शुरू करेंगे लास्ट से। 175 का कह रहे हैं ये क्वेश्चन ये कि 175 ग्राम का पहले 10% निकालो और फिर उसका 5% निकालो, तो क्या आंसर आएगा, कैसे करना है, कुछ नहीं है, इजी है। पहले इसका 10% कैसे आएगा, 175 का 10% कैसे आएगा, 175 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, अभी बताया था ना, केवल ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, वो जो आंसर आएगा उसमें फिर उसका 5% निकालना। 5% कैसे निकलेगा, फिर से ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी हमने सीखा था ऊपर और वही यहां आ गया, देखो चलो सॉल्व करो, नेक्स्ट सॉल्व करो, ये 5% ऑफ 10% ऑफ 175, तो अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे, 175 शुरू राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, 175 एज इट इज, इसका 10% निकाला तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कितना 10%, तो 10 और डिवाइड बाई 100, मैंने अभी बताया था कि एक मल्टीप्लाई आएगा ऊपर और नीचे 100, और बाकी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड 100 आ गया। फिर उसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा व्हाटएवर, उसका फिर 5% निकालना है, तो हम यही डायरेक्ट कर देते हैं। मान लो इसका ये नंबर था हमारे पास, ये पूरा, इसका 5% क्या आएगा, वो नंबर ये इतना इंटू 5, वही मैंने क्या कहा, जब भी 5% निकाला, कुछ भी निकाला तो ऑफ की जगह इंटू आ गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया उसी नंबर से, और डिवाइड बाई 100, यहाँ भी फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, 100 से एक जीरो से जीरो कट गया, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, 10 10 जा 100, 10 आया नीचे, फिर 5 से या और सब छोड़ दो, मैंने अभी आपको इजी वे बताया क्या, कि जीरो वाले से मल्टीप्लाई भी इजी होता है, मल्टीप्लाई करना होता है तो जितनी जीरो है उतनी लग जाती है, और डिवीजन में आता है तो उतने राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट्स खिसक जाता है, तो हम नीचे एक जीरो से तो एक जीरो काट दी, यानी कि 10 10 जा 100, और नीचे अब क्या बचा, यहाँ 100 यहाँ 10, 100 10 जा 1000, और ऊपर एज इट इज 175 इंटू 5, बाकी 10 तो कट गया था, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करो, हमने पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो बच्चों पहले 5 का मल्टीप्लाई 175 में करो, आपके पास नोटबुक है, आंसर विल बी 875, जब इनका मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 1000। अभी मैंने क्या कहा, जब डिवीजन होता है तो जितने जीरो होते हैं उतने ही उस नंबर में राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट लिखते हैं, उतने ही नंबर के बाद, तो कितने जीरो है 3, तो ऊपर 3 डिजिट राइट से छोड़ो, पहला 5 छोड़ा, दूसरा 7 छोड़ा, तीसरा 8 छोड़ा, तो यहाँ डिजिट लगेगा 8 से पहले, तो देखो यहाँ पॉइंट 5 छोड़ा, 7 छोड़ा, 8 छोड़ा, तो क्या पॉइंट आया, यहाँ पॉइंट आया। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर विल बी सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द
अप्रोक्सीमेट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिर से, और इन होल नंबर्स, होल नंबर मतलब पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर जैसे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11 12 13 14 इस तरीके सब होल नंबर है, इसी को इंटीजर बोलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए 1.5 1.6 पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी, समझ गए। तो ये नीचे इसने कहा इसको सॉल्व करो और पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ऊपर से इसने अप्रोक्सीमेट बताया, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना आपको, लगभग लगभग। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में ही दिया है ना पॉइंट में, उसी को पहले ही चेंज कर देंगे, उसी को पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, या तो इंटीजर, मतलब इंटीजर है होल नंबर में, पॉइंट्स हटा के। और पॉइंट्स कैसे हटेंगे, अगर तो पॉइंट के बाद 5 और 5 से ऊपर नंबर रहा तो उसको आगे का नंबर एक डिजिट बढ़ा देंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे। और अगर 0.5 से कम रहा तो वो घट, तो उतना ही रखेंगे, तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, तभी आंसर आएगा। जैसे यहां था 49.6 इंटू 10.2 माइनस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग, इसको हम पहले यही पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। देखो 49.6 है, 49.6 यानी कि 49.5 के आसपास, 49.6 5 से ऊपर है, तो हम 0.6 हटा के यही बढ़ा देंगे, 49 में एक जोड़ दिया, सीधा सीधा कितना हो गया 50 इंटू यहाँ 10.2 है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 5 से छोटा है तो हम नहीं बढ़ाएंगे, जो आगे नंबर है वही रखेंगे, तो 10 का 10 ही कर दिया। माइनस यहाँ 7.1 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 5 से छोटा है तो सीधा हटा देंगे, केवल यही रखेंगे 7 इंटू यहाँ है 29.7, देखो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे, 29 प्लस 1 कितना 30, इसकी जगह हम 30 लिख दिया पूरे की जगह, जैसे यहाँ किया था 49.6 था ना तो 50 कर दिया था। नाउ नेक्स्ट 5.1, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, 5 से छोटा है तो केवल आगे का रखेंगे 5, बाकी छोड़ रहे हैं, बढ़ाएंगे नहीं इसमें भी। इंटू यहाँ 20.1 है, यहाँ भी नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 20 कर दिया। अब सिंपल है, अब तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। बॉड मास लगाओ, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डी है, डिवीजन है नहीं है, मास एम है, यस, मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 10 500 माइनस 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 7 या 21 यानी और 0 210 माइनस 5 से 20 5 20 पंजे 100, हिंदी में भी समझा रहा हूँ 100, फिर माइनस कर दो, किसी में इस 500 में से पहले 210 घटा दो, फिर उसमें 100 घटा दो, 510 या 500 एज इट इज रखा, माइनस इन दोनों को जोड़ दो, माइनस माइनस को पहले 310, आंसर आया 190, आंसर विल बी 190। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। नाउ देखो ये कैसा है 52 क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप के क्वेश्चन आ गए। A park is 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। ये कह रहा है कि एक पार्क है जो रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रही है यहाँ पे, 1500 मीटर तो लंबा है पार्क, और जो उसकी चौड़ाई है वो 750 मीटर है चौड़ाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार शेप है मतलब, ठीक है। अब अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। अब एक पार्क ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप, आयत का शेप, एक साइकिल वाला है जो इसके बाहर 4 चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 4 चक्कर, ठीक है। अब हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो साइकिल वाला 4.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से साइकिल चला रहा है, ठीक है, कितना 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ टोटल कितना टाइम उसको लगेगा इन 4 जो उसने राउंड लगाए थे। तो टोटल आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है, और दिया क्या है, उसका स्पीड दी हुई है आपको, डिस्टेंस, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, टाइम डिस्टेंस जिसमें दिए रहते और स्पीड, उसमें फॉर्मूला होता है, निकालना क्या है आपको, टाइम। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, या आप हिंदी में बताऊं, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, ये पढ़ा होगा ना आपने, बताओ क्या आएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो समय निकालेंगे तो क्या आएगा, दूरी अपॉन डिस्टेंस, इंग्लिश में करेंगे तो क्या आएगा, टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो स्पीड तो पता है आपको, अब आपको क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस उसने नापी। अगर आपको वो पता लग जाए
तो आप इजीली उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे और टाइम निकल आएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो पहले दूरी निकालेंगे, टोटल कितनी तय की उसने, डिवाइड बाई चाल तो दी हुई है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। इजी है बच्चों, टफ नहीं है। अब देखो पार्क की लंबाई कितनी थी, ये दिया हुआ 1500 मीटर। पार्क की चौड़ाई कितनी दी हुई थी, 750, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने एक राउंड, अगर हम देखें एक राउंड उसने लगाया होगा उस पार्क का, तो कितनी दूरी तय की होगी। एक राउंड में वो क्या कर रहा है, 2 बार तो उसने, जब पूरा राउंड करेंगे देखो यहां से लंबाई शुरू करेंगे, लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, परिमाप। यानी कि एक पूरा राउंड लगाने में उसने उस आयताकार जो फिगर बना उस पार्क का, उसका पूरा परिमाप नापा उसने एक चक्कर में, ठीक है। उसको परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर। अब एक आयत का पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाएं जोड़ दो उसकी। एक तरीका तो यही है, लंबाई जोड़ी, चौड़ाई जोड़ी, फिर लंबाई जोड़ी, फिर चौड़ाई जोड़ी। इसमें 2 बार लंबाई आई 2 बार चौड़ाई आई, या शॉर्टकट है 2 टाइम्स कर दो किसका, एक बार लंबाई और चौड़ाई जोड़ दो उसका 2 टाइम्स कर दो, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ को जोड़ दो उसका 2 टाइम कर दो, या लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि टोटल अगर आप रस्सी बांधोगे ऐसे चारों तरफ तो टोटल कितनी रस्सी लगी, इस तरीके से पेरीमीटर निकलता है, ठीक है। तो वही काम इसने किया है कि पहले हम एक राउंड की टोटल लंबाई निकाल लेंगे, डिस्टेंस, फिर उसने 4 राउंड लगाए उसका 4 गुना कर देंगे, ठीक है। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसने उस आयताकार पार्क की, यानी रेक्टेंगुलर शेप जो पार्क था उसकी पेरीमीटर निकाल दिया। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ टोटल कितना दूरी उसने तय की। तो इसने यहाँ जैसे लेंथ 2 बार आ गई 2 बार ब्रेड्थ आ गई, या ऐसे कर लो दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर लो, तो ऐड कर लिया उसका 2 टाइम कर लिया। तो 1500 प्लस 750 कितना है 2250, उसका दुगुना कर दिया 4500। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना आपको, लंबाई 1500 प्लस उसमें चौड़ाई 750 प्लस उसमें फिर से लंबाई 1500 प्लस उसमें चौड़ाई 750, ऐसे गया हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी टोटल एक राउंड मारने में उसने, यानी कि 4500 मीटर, यानी कि 4500 मीटर उसने दूरी तय की। लेकिन उसने कितने राउंड मारे थे पार्क के, 4 राउंड, ये क्वेश्चन में था। तो एक राउंड में इतना दूरी तय की, तो 4 राउंड में कितने करेंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, तो यानी कि 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 में, तो कितना आ गया 18,000, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4500, तो कितना है 18,000। अब टोटल चारों राउंड करने में उसने 18,000 मीटर दूरी तय की। क्लियर, इतनी डिस्टेंस आपको पता लगी। अब चाल दी हुई थी, चाल क्या बताई थी उसने कि वो 4.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी बेटा यहाँ पे, कि दूरी तो हमारी मीटर में है, लेकिन चाल किसमें दी उसने, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि हमें दूरी को, या तो 2 तरीके हैं, या तो उस दूरी को किलोमीटर में चेंज कर लो, मीटर को किलोमीटर में, दोनों तरफ किलोमीटर किलोमीटर, तो दूरी भी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर घंटे में होगी। या दूसरा तरीका, अगर दूरी मीटर में दी है तो चाल को, जो 4.5 किलोमीटर पर घंटा थी ना, उसको मीटर पर सेकंड बदलने की कोशिश करना है। तो हमें जो इजी वे है वो हम करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने पहले कोशिश किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में दूरी आसानी से आप मीटर का किलोमीटर बना सकते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या उल्टा देखो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है। तो 18,000 किलोमीटर का कितने, 18,000 मीटर का कितने किलोमीटर बने, 18 किलोमीटर। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, तो 18,000 का कितना किलोमीटर बनेगा, 18,000 मीटर का 18 किलोमीटर। तो ये देखो, या और ना समझ में आए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उस 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 जीरो तीनों जीरो कट गई, क्या बचा 18 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन में हमारे जो दिया था ना, आप ध्यान से देखो, टोटल दूरी उस साइकिल चलने वाले ने 18 किलोमीटर तय की 4 राउंड लगाने में, ठीक है, और उसकी स्पीड दी हुई है 4.5 किलोमीटर। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई, स्पीड दी हुई है, तो टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, टाइम इक्वल टू, नोटबुक में लिख लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी वालों के लिए समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस है 18 बटे 4.5, डिवाइड करो,
यहां से पॉइंट हटाया, नीचे मैंने कहा था पहले, अभी इस तरीका समझाया था, जब पॉइंट हटाना हो तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, एक तरफ का पॉइंट हटाते हैं और दूसरी साइड जीरो बढ़ाते हैं। नीचे पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने हैं, एक ही है, 5, एक है तो ऊपर एक जीरो लगाएगी, तो 18 के पीछे एक जीरो लगा दी, नीचे पॉइंट हट गया। अब 45 से डिवाइड किया 180 को, इसको आप नोटबुक निकालो, उसमें डिवाइड करने की कोशिश करो, आंसर आएगा आपका 4, तो आंसर विल बी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ो, ये दिया हुआ यहां से पढ़ो। 1/4 of birds of a flock are at a river bank। ठीक है, ये कह रहा है, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, 1/4 of birds of a flock, फ्लॉक मीन्स होता है बेटा झुंड, ये ध्यान रखना, ठीक है, बर्ड्स तो पता ही है आपको। ये कह रहा है कि एक बर्ड्स का झुंड है, वो जो जा रहा है उस, और वो कहां जा रहा है, आर एट अ, अच्छा वो एट अ रिवर बैंक, बैंक मीन्स होता है किनारा, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक। ये कह रहा है कि कोई एक बर्ड्स का जो झुंड है वो नदी के किनारे है, तो उसका 1/4, उसका एक 1/4 तो नदी के किनारे है, जो भी झुंड में टोटल बर्ड्स जितने में उसका 1/4, 1/4 पार्ट तो नदी के किनारे हैं, एंड 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, और 1/5 भाग उसी टोटल बर्ड्स का वो कहाँ है, घोंसले में है। ठीक है, नाउ रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, और जो बचे हुए कितने हैं वो बता दिए इसने, कुछ तो नदी के किनारे हैं और कुछ आपके घोंसले में हैं, और 22 जो बचे, इसके अलावा जो बचे हैं वो है 22 जो है बर्ड, वो फूड की तलाश में गए हैं, वो भटक रहे हैं फूड की तलाश में। ठीक है, वो इधर उधर घूम रहे हैं फूड की तलाश में। ये इतना कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। 3 चीजें बताई आप उसने, एक जो है चिड़िया का जो झुंड है, उस चिड़िया का एक झुंड है, ये नहीं बताई कितनी चिड़िया हैं, कितने बर्ड्स हैं, तो उस झुंड का 1/4 भाग जो है वो रिवर के मतलब नदी के किनारे हैं, और 1/5 भाग उसका कहाँ है, घोंसले में है, घोंसले अपने अपने घोंसले में वो, और घोंसले में उसके बाद जो बचे हुए 22 बर्ड हैं, 22 बर्ड्स यानी कि 22 चिड़ियाएं, वो बाहर फूड के लिए गई है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि अब बताओ कि उस जो घोंसले में थी वो कितनी चिड़िया घोंसले में थी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसकी चीजें कहां से पता है हमें, देखो 22 उसने बताया, अब एक कंडीशन लगाएंगे, जो उसने कंडीशन बताया उसी के हिसाब से हम चलते जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम एज्यूम करेंगे कि टोटल जो बर्ड्स थी, जो झुंड था, मान लो एक्स है। ठीक है, सो लेट सपोज दिया हुआ यहाँ पे, लेट टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स बी एक्स, टोटल एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एक्स का चौथा भाग 1/4 जो नदी के किनारे था, प्लस उस झुंड का 1/5 भाग यानी कि x/5, उसका 5वां भाग यानी कि 1/5 यानी कि x/5 जो कहां था, घोंसले में था, प्लस 22 फूड के लिए निकले हुए थे, मतलब फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, प्लस उसमें 22 ऐड कर दिए, तो रिवर के किनारे कितने थे, x/4 प्लस घोंसले में कितने थे, x/5 प्लस 22 बाहर फूड सर्च कर रहे थे। अगर हम तीनों को जोड़ें तो इतने टोटल उस झुंड में थे, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, टोटल झुंड में हमने क्या माना था कि x है, तो इक्वल टू भी x आएगा। क्लियर। अब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करो। एलसीएम क्या आया नीचे, बड़ा कौन सा है नंबर 5, तो 4 से 5 डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो बड़े नंबर का दुगुना करो, 5 दूनी 10, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ध्यान रखना एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको भी आता होगा। पहले बड़ा नंबर देखते हैं, कितना है बड़ा नंबर 5, छोटे नंबर से देखते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो वही एलसीएम आ जाएगा बड़ा, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं आ रहा तो बड़े का दुगुना करो, 5 दूनी 10, 4 से डिवाइड हो रहा है 10, 4 दिया 4 12, नहीं हो रहा है, फिर 3 गुना करो, 5 3 जा 15, 4 से 15 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर 4 गुना 4 टाइम 5 चौक 20, 20 हो रहे हैं, तो 4 से 20, 4 5 20, यस, यानी कि 20 इसका एलसीएम रहा। 4 से में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए 5 का, 4 5 जा 21 है, या कि 4 5 20, 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 गुणा x 5x, यानी कि नीचे भी उतने से होगा ऊपर भी, प्लस यहाँ देखो नीचे 5 तो ऑलरेडी है, 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए, 5 4 जा 20 यानी कि 4 का, तो उसी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4x।
ठीक है 4x। यहाँ मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो रिमोट लोकेशन में बच्चे हैं उनको उनके भी समझ में आना चाहिए, इंग्लिश में तो यहाँ दिया ही हुआ है, ठीक है। नाउ क्या आया 5x प्लस 4x अपॉन 20 प्लस 22 यहाँ एज इट इज है इक्वल टू x, इसको एज इट इज रखा। इसको पहले सोल्व कर लेंगे। 5x प्लस 9x, x कॉमन आ गया, क्या बचा 5 प्लस 4, 5 और 4 9, 9x, 9x डिवाइड बाई 20 प्लस 22 इक्वल टू x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 9x डिवाइड बाई 20 आया था, 9x अपॉन 20 प्लस 22 इक्वल टू x। अब इसने क्या किया, x को इधर ले आया, उसको उधर ले गए, तो एक तरफ x है दूसरी तरफ क्या था 9x अपॉन 20 प्लस 22। अब नेक्स्ट लाइन में इसने क्या किया, x को x और x एक तरफ ले गए, इधर जो x था ना वो उस इधर की x के साथ ले गए, तो इक्वल टू क्या रहा x। मैंने क्या कहा था, अगर एक साइड की चीज दूसरी तरफ जाती है तो लेफ्ट में अगर वो प्लस है तो राइट में माइनस जाएगी, एक तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ क्या किया, इधर 9x अपॉन 20 प्लस का था, तो जब इसको x के साथ ले गए तो माइनस हो गए, तो x माइनस 9x अपॉन 20, और दूसरी साइड ये अकेला 22 अभी भी है फिर भी रहेगा, ठीक है। अगली लाइन में फिर से अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है या 20 है तो एलसीएम आ गया 20, नीचे 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आया, ऊपर भी 20 का x में 20x माइनस 9x इक्वल टू 12, 22 ऐसे ही रहा। अगली लाइन में फिर से 20 माइनस 9x, 20x माइनस x, x कॉमन आ गया, 20 में से 9 गया 11, तो 11 इंटू x, 11x बटे 20 इक्वल टू 22। फिर बेटा मैंने क्या कहा था, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है कि हम केवल उसी को लेफ्ट में रखते हैं, तो केवल x लेफ्ट में रखेंगे बाकी सब भगा देंगे। तो पहले तो x लेफ्ट में ले लिया इक्वल टू, जो इक्वल टू के बाद है वो भी एज इट इज लिख दिया 22, लेफ्ट में x रखा राइट में 22, बाकी सब भगाएंगे। क्या क्या छूट गया, अब 11 रह गया और 20। अब मैंने क्या कहा, जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं जो मल्टीप्लाई में वो डिवीजन में जाएगा, जो डिवीजन में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ x 11 मल्टीप्लाई में था तो 11 ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ 20 डिवीजन में था तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया 20, ठीक है। तो आंसर विल बी x, या क्या है x इक्वल टू 22 इंटू 20 अपॉन 11, 11 से 22 को डिवाइड किया, 11 टू जा 22, तो 2 इंटू 20 40, x की वैल्यू आ गई 40। अब आंसर ये नहीं है, दिस इज नॉट आंसर, x इक्वल टू 40, और x हमने क्या माना था, x हमने कहा था कि सपोज टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स आर x, तो टोटल बर्ड्स आ गई हमारी 40, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने टोटल नंबर बर्ड्स नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि घोंसले में कितनी बर्ड्स हैं। नेस्ट में क्या था, रिवर पे तो 1/4 थी, नेस्ट में कितनी थी 1/5, तो इस टोटल का 1/5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 5 से डिवाइड किया 40 को तो 5 8 जा 40, आंसर विल बी 8। तो दिस इज योर आंसर, आंसर विल बी 8। इसको ध्यान से समझा, हमें पहले इक्वेशन को तोड़ा कि पहले एज्यूम किया सपोज टोटल बर्ड झुंड में x है, फिर कंडीशन लगाई जैसे उसने कहा था कि रिवर पे 1/4 है तो x का 1/4 x अपॉन 4 प्लस अगर हम सबको जोड़ दें, दूसरा नेस्ट में घोंसले में कितनी थी उसका 5 1/5 1/5 तो x/5 प्लस 22 फूड के लिए गए थे प्लस 22 इक्वल टू, तब ये टोटल बने जितने बर्ड्स थे, तो टोटल कितने माने थे हमने x, और इसको सॉल्व करते करते गए और x की वैल्यू निकाली, तो x थे टोटल बर्ड हमारे पास आ गए, हमने माना था x टोटल बर्ड है तो टोटल आ गए 40। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि बताओ टोटल बर्ड्स कितने हैं तो आंसर कितना होता 40, लेकिन उसने पूछा कि घोंसले में कितने हैं, तो घोंसले में तो एक उसका 5 मतलब 1/5 थे, 1/5 थे उसका, मतलब घोंसले में जितने टोटल है उसका 5 से डिवाइड करके, तो 5 से डिवाइड करके आंसर आया 8। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अमित बॉट अ टेबल फॉर RS 1200 दिया है, ठीक है, एंड स्पेंट 200 ऑन इट्स रिपेयर। ये कह रहा है कि अमित नाम का एक लड़का है जिसने एक टेबल खरीदी, कितने 100 की, 1200 की, और साथ में क्या किया, कुछ उसको रिपेयर किया, मतलब कुछ उसको टूटा फूटा होगा उसको सही किया टेबल को, 1200 की खरीदने के बाद उसने उसमें 200 रुपए रिपेयरिंग में लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने बेच दिया और उसने बेचा 1680 का। अब बताओ उसको फायदा हुआ या नुकसान, और जितना हुआ कितना परसेंट हुआ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। वो कैसे पता लगेगा कि टोटल उसकी कॉस्ट कितनी थी और कितने में उसने बेचा, उसमें से ज्यादा कौन सा है, ठीक है। तो खरीदा उसने था किसी से 1200 का, पहले खरीदा, तो टोटल उसको कितने का बैठा हो टेबल, 1200 का तो उसने खरीदा,
200 उसमें उसने सजाने धजाने में लगाए, जो भी उसमें रिपेयरिंग में, तो कितने का बन गया उसका टोटल? 1200 का खरीदा, 200 का सामान लेके उसको कुछ रिपेयर किया, तो 1200 प्लस 200 कितना हो गया? 1400। टोटल उसको 1400 की पड़ी हो, अब बेच दिया उसने 1680, तो पहले ही पता लग गया कम का उसका पड़ा 1400 का और बेचा 1680 में, यानी कि 200 जब इसमें से इसको घटाएंगे 1400 को 1680 में से, तो कितना बचा? 280 उसने ज्यादा में बेच दिया, यानी उसको फायदा हुआ। ठीक है, इतने रुपए का, लेकिन वो कह रहा है कितने परसेंट निकालने, हमें रुपए नहीं निकालने, कितना परसेंट। अब हम उसको समझेंगे कैसे किया। ठीक है, ये यहाँ पे अमित ने टेबल खरीदा 1200 का, उसमें रिपेयरिंग लगाया 200, तो टोटल कितना कॉस्ट बना उसका? 1200 प्लस 200 1400 का। बेचा उसने 1680 का, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? जितने में बेचा में से जितने का उसको पड़ा था, तो 1600 माइनस 1400 कितना है? 280। 280 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने पूछा कितना परसेंट। जब भी हम किसी प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे या लॉस का परसेंट निकालेंगे, तो उसका आंसर कैसे निकलता है? जितना प्रॉफिट हुआ उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने की उसका कॉस्ट था। ठीक है, जितने की उसका कॉस्ट था। क्लियर नाउ? तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 280, उसमें गुणा कर दिया 100 का और डिवाइड कर दिया टोटल कितने का खरीदी पड़ी थी उसकी? 1200 प्लस 200 यानी कि 1400 का। 1400 का खरीद पड़ी थी ना टोटल, तो 1400 से डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो, 100 से दोनों जीरो डिवाइड हो गई, ये दोनों जीरो कट गई, नीचे बचा 14, 14 से 28, 14 दूनी 28 और जीरो लग गया 20, यानी कि 20%। क्लियर? सबसे फिर से समझा रहा हूं इसको, ये थोड़ा सा इजी है बेटा, थोड़ा ध्यान से रखोगे। अमित ने टेबल खरीदी 1200 की, उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आया 200 का, तो टोटल कितने की पड़ी उसको? 1400 की, और बेच दी उसने उसको 1680 में, तो यानी कि उसको लाभ हुआ, ज्यादा में बेची, कितना लाभ हुआ? माइनस किया 280 का लाभ। लेकिन वो परसेंट लाभ पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज कैसे निकलता है? जितना लाभ हुआ उसमें 100 का गुणा कर दो और डिवाइड कर दो जितने की उसको पड़ी थी, तो यानी कि 280 गुणा 100 डिवाइड बाई कितने की उसको खरीद पड़ी? 1400 की, तो 280 गुणा 100 बटे 1400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आया 20, आंसर विल बी 20%। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, है, अब आओ 55, बस 4-5 क्वेश्चन रह गए हमारे। नेक्स्ट 55, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द स्क्वायर एंड, ये देखो यहाँ पे 55, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक हमने स्क्वायर बनाया यानी कि स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, और एक रेक्टेंगल यानी कि आयत, दोनों का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में भी मैंने समझाया था आपको, पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर में क्या होता है? जितनी भुजाएं सबको जोड़ेंगे, जो जोड़ आया वो पेरीमीटर होता है, यानी कि चारों भुजाएं स्क्वायर की जोड़ी और चारों भुजाएं रेक्टेंगल की जोड़ी, दोनों एक बराबर है। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16, तो स्क्वायर की साइड तो दी हुई है 16, और जो वो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि स्क्वायर तो एक जैसे एक बराबर होता है चारों तरफ से, तो 16 एक तरफ है, चारों तरफ 16 16 होंगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई देनी पड़ेगी या तो, नहीं तो उसने क्या पूछा देखते हैं। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो इसने एक तो दे दिया स्क्वायर की लंबाई कितनी है 16, तो स्क्वायर तो चारों तरफ से एक बराबर है 16 16 16 16। अब रेक्टेंगल की केवल लंबाई दी है उसने, 18 दे दी, 18 मीटर। अब बताओ रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है, यानी कि आयत की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो कंडीशन दी हुई है ऊपर, दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो हम वहां से शुरू करेंगे ताकि आंसर मिल जाए हमें। देखो, द गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उसने बताया ना, आयत का परिमाप क्या बताया उसने? जो दिया हुआ आयत है उसका परिमाप जो दिया हुआ वर्ग है उसके बराबर है, तो इक्वल टू वो कंडीशन लिख दी जो उसने बताई थी, और दोनों का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे पेरीमीटर का। आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? अभी पीछे बताया था हमने, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड किया, उसका दुगना कर दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का परिमाप बेटा चारों भुजाओं को या तो जोड़ दो, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, चारों भुजाएं एक बराबर होती है, तो यानी कि 4 इंटू साइड भी कर सकते हो, सारी 16 16 16 16 है, तो 16 इंटू 4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया इसने? 2 इंटू लेंथ दी हुई थी 18 किसकी? आयत की, प्लस ब्रेड्थ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई निकालनी है, इक्वल टू 4 इंटू साइड, स्क्वायर के साइड कितना दिया है 16, तो कितना है यहाँ पे 2 इंटू 18 प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 4 इंटू 16। अब देखो जो निकालना है वो लेफ्ट में रखो, ब्रैकेट वाला 2 को यहाँ से भगा दो, 2 मैंने कहा था यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर के उधर जाएगा तो डिवीजन में चले गया,
तो इक्वल टू 4 इंटू 16 दिया हुआ था, 2 यहां से भगाया, लेफ्ट से राइट ले गया तो नीचे चले गया। अब देखो 2 नीचे आ गया, 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 टू जा 4, तो 2 इंटू 16 32 तो राइट में बच गया 32, लेफ्ट में 18 प्लस बिट्स। अब हमें जिसका मान निकालना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी हुई, तो मैंने पहले भी कहा था केवल लेफ्ट में वही रखेंगे, बाकी सब भगा देंगे। तो लेफ्ट में केवल बिट्स रखी, बिट्स निकाली हमें, इक्वल टू क्या बचा था यहाँ, इसको सॉल्व करके हमारा 32 आया था। अब क्या बच गया ऊपर, लेफ्ट में 18, उसको राइट में ले गए, लेफ्ट में था ये प्लस का, राइट में जाएगा माइनस का, -18, तो 12 - 18 आंसर इज 14 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, कंडीशन दी हुई थी वो कंडीशन लगाई। उसने कहा था कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो लेफ्ट में लिखा आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाया, राइट में स्क्वायर के या वर्ग के पेरीमीटर यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला लगाया, फिर जो वैल्यू दी हुई थी, लेंथ रखी, साइड दी हुई थी वो रखी, दोनों को सॉल्व किया और बिट निकल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick? ठीक है, if each brick measures 25 सेंटीमीटर इंटू इतने सेंटीमीटर इंटू इतने सेंटीमीटर, वो क्या कह रहा है कि ये बताओ एक दीवार बनानी है। ठीक है, दीवार बनानी है, कैसी दीवार बनानी है, जिसकी लंबाई 8 मीटर हो, चौड़ाई 6 मीटर हो, सॉरी ऊंचाई 6 मीटर हो, और जो मोटाई है वो 12.5 सेंटीमीटर हो। ऐसी एक दीवार बनानी। दीवार आपने देखी होगी घर में, जब दीवार बनाते हैं कहीं, जब काम चल रहा हो कहीं, लंबाई भी होती है उसकी, चौड़ाई भी होती है और थोड़ी ऊंचाई भी होती है, वो तीनों दी हुई है। इतनी हमें मेजरमेंट देते हैं कि इतनी लंबाई, चौड़ाई और इतनी ऊंचाई की एक दीवार बनानी है। साथ में क्या दिया हुआ है कि जो उसमें किसकी बनानी है, ब्रिक मतलब ईंट, और एक ईंट का मेजरमेंट दे रखा कि एक ईंट जो है इतने मीटर इतने सेंटीमीटर चौड़ी है, इतनी उसकी ऊंचाई है, इतनी उसकी लंबाई है। ठीक है, ये भी दे रखा है, एक ईंट की भी तीनों चीजें दी हुई है, लंबाई कितनी है, कितनी लंबी ईंट है, चौड़ी कितनी है ईंट, और ऊंची कितनी है ईंट, ये दे रखा है, और दीवार कितनी बनानी है वो भी दे रखा है। अब ये बोल रहा है वो कि टोटल कितने नंबर ऑफ ईंटें कितनी लगेगी उस दीवार में। तो कुछ नहीं करना हमें बेटा, बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसका, हमें कुछ नहीं, एरिया वो वॉल्यूम निकालना है, किसका, जो आपकी वो थी ना दीवार, उसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे कि टोटल जितनी दीवार बनानी उसका वॉल्यूम कितना निकला। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयत टाइप का वो घनाभ टाइप का बन गया ना, क्यूबॉइड टाइप का बन गया। ठीक है, तो ये उसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, एंड साथ में वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, नेक्स्ट मतलब साथ में क्या किया, जो ब्रिक थी एक ईंट, फिर उस एक अकेली ईंट का वो निकाल लिया वॉल्यूम, और उसको बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल दीवार का जो वॉल्यूम था उसको जो एक ईंट का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगी टोटल ईंट कितनी लगनी है। क्लियर, स्टार्ट करो। लेंथ ऑफ वॉल दिया है 8 मीटर। अब देखो नीचे जो ईंट है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन दीवार की चौड़ाई लंबाई उसने मीटर में दे रखी, तो हम दोनों को एक जैसा बना लेंगे, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, तो उसको सेंटीमीटर बनाएंगे। 8 मीटर इंटू 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितने हो गए 800 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी होगी दीवार की 6 मीटर यानी कि 600 मीटर सेंटीमीटर, उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करिए। हाइट उसने अपने आप पहले ही सेंटीमीटर में दे रखी थी 22.5 सेंटीमीटर, तो सबको पहले सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। आगे समझ में, लंबाई को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, चौड़ाई को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर वाले को, मीटर को चेंज कर दिया, और ऊंचाई अपने आप उसने सेंटीमीटर में ही दी थी, तो इसमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम मैंने कहा ये बन गया अपने में क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ हिंदी में। उसका जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है वो तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 800 गुणा 600 गुणा 22.5 आंसर आया। अभी ये इसको ऐसे ही रहने दिया, आंसर अभी नहीं, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी चीजें, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। वॉल्यूम दीवार का आयतन निकल गया, दीवार का वॉल्यूम निकल गया, जैसे मैंने कहा था। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एक ईंट के वॉल्यूम से। तो पहले एक ईंट का, दीवार का वॉल्यूम निकल गया, ऐसे ही ईंट का वॉल्यूम निकाल लो। अब एक ईंट का वॉल्यूम कितना था, जो तीनों चीजें दी थी, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका तीनों का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी एक ईंट भी अपने आप में एक घनाभ होती है, यानी कि क्यूबॉइड जिसको हम बोलते हैं, उसका वॉल्यूम भी ऐसे निकलता है तीनों का मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया, ये हो गया ईंट का, ये हो गया वॉल का। तो टोटल ईंटें जो लगती है, द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर वॉल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यानी कि दीवार का आयतन बटे
किसका आयतन? जो एक ईंट है, ठीक है। तो ये था दीवार का आयतन, इतने इंटू इतने 800 इंटू 600 इंटू 12 22.5 डिवाइड बाई जो उसका आयतन था 25 इंटू इतने। इसको जब आप बेटा कैलकुलेट करोगे, इसको मैंने फिर भी कहा, पहले भी बोला है, एक रफ नोटबुक जो दी थी उसको सॉल्व करो, क्योंकि मैं यहाँ पूरा कैलकुलेशन ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा। आप दूसरी तीसरी क्लास में आपने पढ़ा है इसको, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे पूरे के, तो आंसर विल बी 6400 ब्रिक्स, यानी कि टोटल आएंगी 6400 ईंट। दिस वन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, दीवार का आयतन निकाला, एक ईंट का आयतन निकाला, बड़े को छोटे से डिवाइड कर दिया, वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 12:45 PM, सॉरी 2:45 PM, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 hours, व्हेन डिड वी स्टार्ट? वो कह रहा है कि हम कहीं जा रहे थे, जो भी अपनी बात, वी की बात की इसने, वी रीच्ड, हिंदी में बता रहा हूं, हम जो है जहां हमें जाना था वहां 2:45 पहुंचे। जहां हमें जाना था वहां 2:45 बजे, ठीक है, 2:45 पर हम पहुंचे। पीएम बता रहा है वो, तो यानी कि 2:45 शाम के, पीएम मतलब 12 बजे के बाद, एएम होता है 12 बजे से पहले, ठीक है। तो हम 2:45 पहुंचे जहां हमें जाना था। अब उसने कहा कि जो जहां हम गए वहां जाते जाते हमें 4.5 घंटे लग गए। तो अब बताओ हम चले कब थे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल ऐसे ही बता देता हूँ। वही दिन के 2:45 हम पहुंचे जहां जाना था, और टोटल टाइम हमें जाने में 4.5 घंटे लगा। तो हम चले कब थे? चले तो पहले होंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2:45 में से ये वाला घटा देंगे। 2:45 मतलब क्या? 12 बजे के बाद। अगर आप ट्रेन वाला टाइम लेंगे 12 बजे के बाद, 12 बजे तक एएम रहा, फिर पीएम बोला है उसने, तो 12 बजे के बाद 2 घंटे 45 मिनट जोड़ दो उसमें, 12 के बाद 13, 14 घंटे और 14:45। तो 14:45 में से 4.5 घटा दो, वो आंसर आ जाएगा। जब 14:45 में से आपने 4.5 घटाया, तो आंसर विल बी, ये होगा शायद 10:05। देखते हैं क्या आंसर आया। ये दिया है यहाँ पे, टाइम टू ट्रेवल बिगिन इक्वल टू, जहां हम पहुंचे उसमें टाइम लगा माइनस जितना हमें चलने में टाइम लगा। तो 2:45 पीएम पे हम पहुंचे, पीएम को इसको चेंज किया, 12 बजे के बाद होता है पीएम, मैंने कहा आपको, तो 12 घंटे वो हो गए। उसके बाद 2 घंटे 45 मिनट और जोड़ दो, तो 12 और 2 घंटे 45 मिनट कितना हो गया? 12, 13, 14 घंटे 45 मिनट। उसमें से घटा दो कि हम जितना हमें ट्रेवल का टाइम लगा 4.5, तो जब इसमें से घटाए तो आंसर आया 10:15। आंसर भी हम मतलब 10:15 बजे चले थे दिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 58, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज। अब भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड। अभी मैंने पहले बताया था ना प्राइम फैक्टर्स कौन से, जो ऐसे फैक्टर करना है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या एक से डिवाइड होता है, 1 से, खुद से या 1 से, ऐसे फैक्टर्स करने हैं इसके, जब हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, ठीक है। तो करो, क्या आया? ऐसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ढंग से लंबी मेथड से सॉल्व करो। 640 का तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड किया 320, करते जाओ 2 से जब तक होगा, फिर 2 से डिवाइड किया 160, 2 से डिवाइड किया 80, 2 से डिवाइड किया 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से डिवाइड किया 5, यहां तक छोड़ सकते हो। और फिर टोटल फैक्टर क्या बने आपके? ऊपर से देखो कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहां तक, और 5 लास्ट में। ये भी नहीं भी करोगे लास्ट तो भी चलेगा ये, क्योंकि 5 को 5 से क्या 1 आया, तो या इधर का छोड़ दो फिर इधर का ले लो पूरा, ये फैक्टराइजेशन आए। 5 आए थे ना, 5 अपने में प्राइम है, 5 से 1, 5 1 जा 5, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये सारे फैक्टराइजेशन आ गए। 2 इंटू 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 5, इसका गुणा कर लो तो इतना ही आएगा 640। तो यानी कि ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आंसर में से ये चेक कर लो कौन सा है, तो डी, आंसर विल बी दिस वन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years does the sum, ये क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ रहे हैं, in how many years does the sum of 1200 become 1800 at the rate simple interest of 5%? वो कह रहा है कि टोटल सम, ये भी आपने पढ़ा होगा कि हमने बैंक में ना 1200 रुपए जमा किए, और वो जब निकालेंगे हम उसको बैंक से तो 1800 बन जाए, ठीक है। तो
कितने समय बाद वो 1800 बन जाएंगे, जबकि इंटरेस्ट उसका 5% है। वो कह रहा है कि हमने 1200 यानी कि मूलधन, हिंदी वालों को समझा रहा हूं, यहाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 एंड टोटल अमाउंट जो लास्ट में आया वो 1800, प्रिंसिपल 1200 एंड जो अमाउंट है वो 1800, रेट इज 5%, सिंपल इंटरेस्ट रेट 5%। तो बताए टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। अगर हिंदी में बताऊं तो क्या है, ये मूलधन हो गया 1200 रुपए जो हमने जमा किया था बैंक में, कुछ सालों बाद वो हमें 1800 मिला, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र धन, और कितने रेट पर, साधारण ब्याज पर, 5% के साधारण ब्याज पर, तो साल के। तो बताओ कितने समय बाद वो 1800 हुआ होगा। तो इसका सिंपल सी कंडीशन है, हमें पता है कि जो ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 1200, रेट दिया है 5%, अमाउंट दिया है 1800, हमें फॉर्मूला पता होता है। इंटरेस्ट कितना लगा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, भाई जब आपने 1200 जमा किए 1800 आपको मिले, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 1800 में से 1200 घटा के कितने का फायदा हुआ आपको, प्रॉफिट 18 में से 1200 घटा देंगे ना 600 का, तो वो इंटरेस्ट मिला आपको। ठीक है, अब ये कितने समय बाद मिला होगा वो आंसर आपको निकालना। तो पहले फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट लास्ट में जितना मिला, टोटल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, जितना हमें मिला पैसा और माइनस जितना हमने जमा किया था, यही कंडीशन लगेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100, टाइम को एज इट इज रहने देंगे। तो फॉर्मूला आगे, इंटरेस्ट का सम फॉर्मूला होता है PTR अपॉन 100 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दिया ही है, क्या दिया था राइट हैंड साइड में, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो राइट हैंड साइड में क्या था, अमाउंट 1800 माइनस 1200, तो लेफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, साधारण ब्याज का PTR अपॉन 100, जहां PTR क्या है, P क्या है मूलधन, गुणा R क्या है रेट, गुणा T क्या है टाइम, यही निकालना है हमें। तो P की वैल्यू रख दी 1200 हमने जमा किया था, गुणा R रेट 5 है 5%, गुणा T हमें निकालना है, डिवाइड बाई 100 एज इट इज रहने दो, इक्वल टू क्या है 1800 में से 1200 क्या है 600, तो क्या आया 1200 गुणा 5 गुणा T बटे 100 इक्वल टू 600, नीचे से 100 उधर भगा दिया, तो क्या है 1200 गुणा 5 गुणा 8, 100 नीचे डिवीजन में था, बराबर के उधर मल्टीप्लाई में चले गया, तो गुणा 100, तो कितना है 600 गुणा 100। फिर जो मैंने पहले भी बताया, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है लेफ्ट में वही रखते हैं, बाकी सब भगाते हैं। हमें टाइम निकालना है T, तो T को रखेंगे लेफ्ट में, T इक्वल टू के बाद जो है वो पहले एज इट इज लिख लो, तो ये आ गया 600 गुणा 100, और अब बचा क्या था जो हमने भगाना है, 1200 गुणा 2 5, तो इधर गुणा में, तो नीचे यहाँ की डिवाइड में चले जाएगा, 1200 गुणा 5। अब इसको सॉल्व करो, दोनों जीरो से 600 की दोनों जीरो 1200 की कट गई, ऊपर 6 बचा नीचे 12, तो 6 दूनी 12, नीचे 2 आ गया। ठीक है, तो 2 गुणा 5 10, ऊपर 100 है नीचे 10, 10 से 100 कटा, 10 दाम 100, 10 ईयर्स, आंसर विल बी 10 ईयर्स। समझ में आ गया बच्चों, कुछ नहीं किया हमने इसमें, देखो ध्यान से अगर आपने देखा होगा, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल जैसे बोला था वैसे ही कहा। उसने क्या कहा, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, 5% के ब्याज पर हम मुझे कुछ समय बाद 1800 मिला पैसा बैंक में, हमने बैंक में 1200 जमा किया था, अब कितने समय बाद वो 1800 मुझे मिलेगा वापस, जबकि 5% ब्याज है साल का। तो हमने फॉर्मूला हमें पता होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या, इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, प्रॉफिट कितना मिला या लॉस कितना हुआ, जितना मैंने अमाउंट मुझे मिला लास्ट में और जितना मैंने जमा किया था उनका जो डिफरेंस है वो मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 1800 माइनस 1200 प्रिंसिपल यानी कि 600, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 600। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया PTR अपन 100 इक्वल टू 600, तो PTR या PRT एक ही बात है, अपन 100 इक्वल टू 600, तो T इक्वल टू 600 गुणा 100, ऊपर चलेगा 600 गुणा 100 अपॉन PR, P क्या था 1200 गुणा 5, सॉल्व किया तो 10 आ गया। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्या है ये तो सॉल्व करने का है, 140.75 इंटू 0.01 इक्वल टू क्या होगा। मैंने अभी भी क्या कहा था, पॉइंट को कैसे सॉल्व करते, कुछ नहीं, पॉइंट भूल जाओ, सबसे पहले पॉइंट भूल जाओ, 1 फिर क्या बचा 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता जो नंबर है, तो नंबर क्या बना 14075। ठीक है, अब दो ध्यान कि पहले कितने थे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 7 और 5 है ना 2 डिजिट, और दूसरे वाले नंबर में कितना है पॉइंट के बाद डिजिट, एक तो 0 है एक 1 है, तो 2 डिजिट यहाँ है 2 डिजिट यहाँ है। अब जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो राइट हैंड साइड से 2 और 2 4 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे और वहां पॉइंट लगाएंगे। नंबर क्या था 14075, उसमें राइट से 4 डिजिट छोड़ दो, 5 छोड़ा 7 छोड़ा 0 छोड़ा 4 छोड़ा, हो गए 4 डिजिट, और
उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर विल बी 1.4075। देखो 1.4075 दिस वन आंसर। वहां भी देख लो कैलकुलेशन, ये तो मैंने ऐसे समझा दिया आपको। यहाँ देखो ये दिस वन, क्या करना है पहले, वो पॉइंट भूल जाओ, 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में किया तो यही नंबर आएगा, पॉइंट भूल जाओ इसके। तो क्या है 14075 लिख लिया पहले यहाँ 14075। अब चेक किया पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट 7 और 5, 7 और 5, ठीक है। पॉइंट के बाद 0.75 है ना, तो 2 डिजिट है, 2 उंगली खड़ी कर लो। फिर नेक्स्ट में कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 0 और 1 है, 2 डिजिट आए हैं, तो 2 और 2 4। अब जो हमारा राइट हैंड साइड में आया था 1 का मल्टीप्लाई करके, उसमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ और 4 डिजिट छोड़ो और फिर पॉइंट लगा दो। एक ये छोड़ा, दूसरा 7 छोड़ा, तीसरा 0 छोड़ा, चौथा 4 छोड़ा और फिर पॉइंट लगा दी। तो आवर आंसर विल बी 1.4075। सो फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चंस इस तरीके से मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो जाते हैं एनवीएस के। एंड आज हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। शुरू की जो 2 वीडियो थी उसमें मैंने आपको सबसे पहले रीजनिंग समझाई 40 क्वेश्चंस, उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन, शुरू के 2 वीडियो में 20 करके रीजनिंग कंप्लीट की। आफ्टर दैट लैंग्वेज हमने कंप्लीट किया एंड टुडे वी कंप्लीटेड व्हाट, टुडे वी फिनिश्ड मैथमेटिक्स सेक्शन, 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जब मैथ्स का सेक्शन आए या इंग्लिश का, साथ में नोटबुक बच्चों को जरूर रखनी है। इंग्लिश में आपको नोट्स बनाने हैं, वर्ड मीनिंग साथ के साथ लिखने हैं, वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। एक बार आपने मेहनत कर ली ना, जब जितने भी मैं सेट लगाऊंगा साथ में उसी रजिस्टर को इंग्लिश वाला साथ में रखना। और मैथ्स के लिए रफ नोटबुक, मैथ्स के लिए मैं नहीं बताता कि आप वो बना लो, नोट्स बना लो, बनाना चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, जो भी इसमें फॉर्मूला आया, और उसको बिल्कुल इसी तरीके से कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और जो आपके कंसेप्ट लूज हैं, जो कंसेप्ट जिसमें कमी है, वो आप कंसेप्ट यहां से पूरे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, और RIMC वाले भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 8th की, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो बेसिक यही है, यही वहां भी आते हैं। जरूरी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, यू कैन फाइंड सिमिलर क्वेश्चन देयर ऑल्सो। तो JNV, जवाहर नवोदय, राजीव गांधी नवोदय, एकलव्य विद्यालय, सैनिक स्कूल एंड RIMC, वो सब फॉलो कर सकते हैं इनको। एंड फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट और रिक्वेस्ट कि प्लीज लोगों को जोड़ने की कोशिश करें जिनको अभी तक हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है। रिमोट एरिया में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके क्लास के होंगे बच्चों, या आपके गांव के, हर गांव से अगर एक एक बच्चा भी अपने गांव के बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, 4th के बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं, 5th के, 6th, 7th, 8 अप टू 8 तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और इवन जो बच्चे आगे तैयारी करने में अभी गए हैं, जिनको प्रिपरेशन अभी शुरुआत की है, जिन्होंने अभी तक कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ी, उनको पता ही नहीं है कैसे तैयारी होती है, वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पहले इस लेवल के क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों तीनों सेक्शन है जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी यही आते हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है एंड इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो इसको यहां से कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप अच्छे, आगे की प्रिपरेशन आपकी और अच्छी होती जाएगी। तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं उनका लॉस है, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन में बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आएंगे, कॉन्फ्रेंशन यहीं पे नहीं है। सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम यहां माना जाता है, सिविल सर्विसेज का जो IAS PCS का जो एग्जाम होता है, उसका जो CSET वाला पेपर है, उसमें भी पूरे पैसेज भरे होते हैं, 3 4 5 पैसेज आते हैं पूरे, उसी के बेस क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा, वहीं यहाँ भी पैसेज ही करा रहा हूं मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, और वहां भी क्वांट्स आती है, वहां भी मैथमेटिक्स ऐसी आती है, रीजनिंग आती है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो ऐसा नहीं है, तैयारी कोई सी भी छोटी नहीं होती, कोई सी भी बड़ी नहीं होती, ये छोटी तैयारी लेवल के ही जब कंप्लीट करके हम ऊपर आते हैं, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप ये सब आ जाता है हमें, तभी हमें बड़े तैयारी तक का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, बने रहिए। आज हमने नवोदय विद्यालय का 2020 का पेपर लगाया, आगे हम अब नेक्स्ट पेपर में देखता हूं क्या एकलव्य का पकड़ता हूं या फिर राजीव गांधी का या सैनिक स्कूल या RIMC का, तो कोशिश करूंगा। लेकिन सबका एक दूसरे से रिलेशन है, ऐसा नहीं सोचना कि JNV का कराया तो मैं आगे जवाहर नवोदय वाले नहीं देखेंगे, एकलव्य वाले इसको नहीं फॉलो करेंगे, सबका सिलेबस एक जैसा है। So you have to go through all the videos. It is relevant for you and it is related to each and every students. ठीक है, so hope you like it. जुड़े रहिए and हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।